सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है वो रिजर्वेशन की इशू से है, मुद्दे से है, और उसका नाम है रोहिणी आयोग। देखेंगे आखिर रोहिणी आयोग का संबंध रिजर्वेशन के इशू से क्या है, क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है और क्यों यह महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे गेहूं की राष्ट्रीय खरीद के संदर्भ में। देखेंगे आखिर गेहूं की चर्चा क्यों हो रही है, राष्ट्रीय खरीद में कैसे मध्य प्रदेश ने जो है कि आपके पंजाब को पीछे छोड़ दिया है और इसके क्या क्या मायने हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है। दोनों ही टॉपिक आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले रोहिणी आयोग पर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सूचना कि आज रात को एक वीडियो MCQ अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का आपके सामने रखा जाएगा, जिसको सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं कि आखिर आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। आइए हम बात करते हैं अपने रोहिणी आयोग पर। देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे सामने अर्थात देश के सामने कई प्रकार की चुनौतियां थी। इन्हीं चुनौतियों में से एक चुनौती ये थी आखिर विकास की किस प्रक्रिया को अपनाया जाए कि जो भी पिछड़े हुए लोग हैं वो विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इसी के साथ साथ यह भी चुनौती थी कि आखिर कैसे सबको समान अवसर सुनिश्चित किया जाए, कैसे सबका प्रतिनिधित्व समान रूप से बढ़ाया जाए, जिससे जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग के समुदाय हैं, वो विकास की मुख्य धारा में आकर एक समतामूलक समाज की ओर बढ़ सके। अब इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद स्थापित किया गया, जिस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 340। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि जब भी उनको लगे कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी स्थिति में कैसे सुधार किया जा सकता है, या जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति वर्तमान समय में क्या है, कैसे भविष्य में उसमें सुधार किया जा सकता है, तो इसके लिए एक आयोग गठित करने की शक्ति अनुच्छेद 340 के तहत दी गई है राष्ट्रपति को। अर्थात राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को चेक करने के लिए, सुधार करने के लिए कि वह अपनी कोई रिपोर्ट दें, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कोई जो है कि काम किया जा सके, कोई नियम बनाया जा सके। इसके लिए आयोग की स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 340 के तहत क्या किया गया है, राष्ट्रपति को दिया है। जब यह अपनी सिफारिशें देंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे, तो सरकार उसके हिसाब से क्या करेगी, कदम उठा पाएगी। इन्हीं प्रावधानों के तहत जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ। प्रथम पिछड़ा वर्ग जो आयोग गठित हुआ, तो इस आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर SC अर्थात अनुसूचित जनजातियों अर्थात ST के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों की भी पहचान की और उनके साथ ही साथ जो उनके लिए विशेष उपबंध किए जा सकते थे, इसके विषय में भी उन्होंने बताया। आयोग ने क्या किया, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए इन्होंने 4 मानक बनाए। उन मानकों के आधार पर इन्होंने क्या किया, 2399 पिछड़ी जातियों की सूची बनाई और कहा कि इसमें से 837 जातियां जो हैं अति पिछड़ी हैं। साथ ही साथ आयोग के अध्यक्ष ने पिछड़ेपन के आधार को निर्धारित करने के लिए इन्होंने कहा कि इसका जो आधार है उसमें जाति को शामिल नहीं करना चाहिए और जाति को जो कि पिछड़ेपन के आधार के रूप में शामिल ना किया जाए, इसके लिए इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा। क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें गृह मंत्रालय का रोल बहुत ज़्यादा है। तो गृह मंत्रालय ने कहा कि पिछड़ी जातियों का चयन राज्य सरकारों की मर्जी पर है, अर्थात ये हम आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये राज्य सरकारों की मर्जी पर है। लेकिन फिर भी केंद्र की राय में उचित होगा कि जाति के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। अब जो है कि जब आरक्षण जो है कि आर्थिक आधार पर दिया जाए, तो ये बात देखिए पलट गई।
अनुच्छेद 340 क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को फायदा दिए जाए, या पिछड़े वर्गों की जो स्थिति है उसमें क्या कंडीशन है, कैसे सुधार लाया जा सकता है, उसके पीछे का आधार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन हो, ना कि आर्थिक दृष्टि से। अब यहीं से क्या हुआ, एक नया जो है कि पेंच फंसा कि आखिर आरक्षण का क्या आधार होना चाहिए। समय आगे बढ़ा और वर्ष जो है कि 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग ने पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए 11 सामाजिक, शैक्षिक और, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक संकेतकों के आधार पर 1980 में अपनी रिपोर्ट जो है कि प्रस्तुत की, और इसमें इन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को जो है कि क्या करना चाहिए, 27% आरक्षण देना चाहिए। यह बात कौन कह रहे हैं? यह जो बात कही जा रही है यह मंडल आयोग के द्वारा कही जा रही है। कब कही जा रही है? 1980 में, और इन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, जो है कि 27% आरक्षण देना चाहिए। बात अब आगे बढ़ी, उसके बाद जो है कि भारत के जो 7वें प्रधानमंत्री बीपी सिंह जब सत्ता में आए तो उन्होंने सत्ता में आने पर क्या किया, जो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसको लागू कर दिया। अब इसको लागू ही करना था कि इसके बाद पूरे देश में क्या हो गया, आंदोलन प्रारंभ हो गया। आपको पता है कि जो बीपी सिंह जी थे वो 7वें प्रधानमंत्री थे, उनका पूरा नाम जो है विश्व प्रताप नाथ सिंह है, और अगर आप 1990 के दशक की राजनीतिक से परिचित होंगे तो आपको ये नाम काफ़ी पॉपुलर लगा होगा। तो कुल मिलाकर इसके बाद क्या हुआ कि पूरे देश में आंदोलन प्रारंभ हुए, राजनीति में भी कई प्रकार की उठक पटक हुई, और स्वाभाविक है जब सड़क से लेकर संसद तक ये बात चल रही तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला मान्य है, अर्थात आरक्षण दिया जा सकता है, और इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी कि ठीक है, आप 27% आरक्षण ओबीसी को दीजिए। साथ ही न्यायालय ने आगे ये भी जोर दिया कि इसका लाभ उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो सामाजिक और दृष्टि से क्या है, अगड़े हैं। अर्थात ओबीसी को आप आरक्षण दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो संपन्न हैं तो उनको बोला जाता है अगड़ा। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया क्रीमी लेयर का। अब देखिए, क्रीमी लेयर का जब कॉन्सेप्ट निकल कर आया तो हमें डिसाइड करना था कि आखिर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता कौन है। उसके लिए हमने कमेटी बनाई, परिभाषा बनाई, और कई बार उसमें परिवर्तन भी हुए। और परिवर्तन के बाद क्या हुआ कि आरक्षण की प्रक्रिया को 1992 में सरकारी नौकरी में और वर्ष 2006 में उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू कर दिया गया। लागू ही करना था तो ऐसा लगा कि देश में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन लोकसभा सचिवालय द्वारा फरवरी 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप ए में ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो 13.01% है, ग्रुप बी में जो है वह 14.78% है, और ग्रुप सी में कितना है, 22.65% है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो 27% जो आरक्षण जो दिया गया और जिसका प्रारंभ कब हो रहा है, 1992 से हो रहा है, अभी तक वो चीज़ें फुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन बावजूद इसके अगर हम देखें तो इस आरक्षण को लगभग 3 दशक हो गए हैं, और 3 दशकों में ये हम 27% जो आरक्षण है उसकी बात को पूरी नहीं कर सकें। बावजूद इसके यहाँ पर आपको ध्यान होगा तो कई बार कोर्ट, संसद, सड़क और मीडिया हर जगह आरक्षण को लेकर बात उठती है, और कहा जाता है कि इस आरक्षण को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और समाप्त करने का आधार उनका यह होता है कि दरअसल SC, ST या OBC में जो लाभ मिलता है वह उन लोगों को नहीं मिलता जिनको एक्चुअल में लाभ मिलना चाहिए। SC हो, ST हो या OBC हो, हर वर्ग में क्या है, कुछ ऐसी जातियां हैं जो डोमिनेंट नेचर अपनाती हैं और अधिकांश रिजर्वेशन का फायदा वही उठाते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, इन सब तर्कों के बावजूद अभी भी 27% आरक्षण जो है कि पूरा नहीं हो पाया, अर्थात उसको हम पूरा नहीं कर पाए। अब होता क्या है कि देखिए, भारत का जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें OBC की कुछ जो जातियां हैं वह अन्य OBC की जातियों से बेहतर मानी जाती हैं, अर्थात वो अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास करती हैं, और इसी भ्रम में क्या होता है, कई बार तनाव उत्पन्न होता है, और कई बार OBC ही क्या करते हैं, OBC का SC समुदाय ही क्या करते हैं, जो संपन्न SC समुदाय के लोग हैं वह दूसरे का हक खाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के जो स्वर्ण वर्ग हैं उनको लेकर भी एक चिंता होती है कि आखिर उनका क्या किया जाए। क्योंकि बात तो है देखिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण करने की बात भी क्या है, उठती चली आई। खैर, इन्हीं सब मुद्दों के बीच में
में एक ओबीसी के अंदर ही श्रेणीकरण की मांग लंबे समय से उठती रही। श्रेणीकरण का मतलब क्या है कि इसमें आप एक हायरार्की बनाई है कि आखिर ओबीसी में सभी लोग समान तो नहीं है, कोई बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, कुछ थोड़े पिछड़े हैं और कुछ जो है कि सामान्य प्रकृति। तो दरअसल इसी को लेकर श्रेणीकरण की बात भी ओबीसी को लेकर उठती रही है और श्रेणीकरण की मांग इसलिए उठती रही है क्योंकि कई राज्यों, जिसमें जिन राज्यों की संख्या 9 है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या किया गया है, श्रेणीकरण कर दिया गया, अर्थात ओबीसी का भी क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन कर दिया गया। और क्लासिफिकेशन करने का मतलब यह है कि इसमें यह बता दिया गया है कि कौन कितना पिछड़ा है और जब ज़्यादा पिछड़ा है तो उसको ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए, इस प्रकार के। इन्हीं मांगों और परिवर्तनों को देखते हुए जो है कि केंद्र के स्तर पर वर्ष 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी को अत्यंत पिछड़े वर्गों, आर्थिक जो है कि अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों, अर्थात ध्यान दीजिए 3 कैटेगरी, अत्यंत पिछड़े और साथ ही साथ अधिक पिछड़े और जो है कि पिछड़े वर्गों की 3 कैटेगरी में विभाजित करने की सिफारिश की थी। अब जब वर्ष 2015 में इन्होंने जो है कि किसने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ऐसी सिफारिश की, तो इन्हीं सिफारिशों के आधार पर अनुच्छेद 340 के अधिकारों का उपयोग करते हुए अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और जो यह आयोग का गठन किया गया जी रोहिणी जी की अध्यक्षता में, इसी को कहा जाता है रोहिणी आयोग। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ओबीसी के अंतर्गत जो सामाजिक न्याय को क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, अर्थात जो हम ओबीसी को 27% फायदा देना चाहते हैं उसका फायदा कुछ ही गिनी चुनी जातियों के पास ना रहे, सब तक जाए। और इससे क्या होगा, जो ओबीसी के बीच में ही असमानता है वह दूर होगी, सभी को क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। इस आयोग को जिम्मेदारी दी गई कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में, ध्यान दीजिए, ओबीसी की केंद्रीय सूची, राज्य सूची नहीं, ओबीसी की केंद्रीय सूची में मौजूद 5000 जातियों को उप वर्गीकृत करके, अर्थात उनका सब क्लासिफिकेशन कर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसर के जो मांग है, अर्थात अवसर का जो प्रतिनिधित्व है, अवसर देने की जो प्रावधान है उसको न्याय संगत किया जाए, अर्थात वितरण को न्याय संगत पूर्ण बनाया जाए, समता मूलक बनाया जाए, जिनको अधिकार मिलना चाहिए, जिनको लाभ मिलना चाहिए उन्हीं को मिले। और इसके लिए कहा गया कि यह आयोग ही क्या करेगा, उप वर्गीकृत करेगा, अर्थात सब जो क्लासिफिकेशन करेगा और जो सब क्लासिफिकेशन का जो मैकेनिज्म है, जो उसके क्राइटेरिया हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, ये खुद ही क्या करेगा, डिसाइड करेगा। अब इसके तहत क्या हुआ, वर्ष 2017 में कमेटी गठित की गई और कमेटी से कहा गया है कि बहुत जल्दी ही क्या करेगी, वो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करे। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 महीने कई बार इसकी जो है कि क्या है, समय काल बढ़ाया। दिसंबर 2017 में, मार्च 2018 में, जून में, फिर वर्ष 2019 में कई बार हमने इसकी बैठक जो है कि कार्यकाल में वृद्धि की। कार्यकाल में इसलिए वृद्धि की कि कमीशन बार बार ये कह रहा था कि चूंकि ये जो जातिगत आधार पर या जो भी आरक्षण के अभी जो प्रावधान है, जो नियम है, वो थोड़े से जो डेटा है वो काफ़ी उलझे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा हम क्या चाहिए, समय चाहिए। और समय के लिए कई बार जो है कि इसमें समय में वृद्धि की गई। इससे पहले आयोग ने खुद कहा था 31 जुलाई 2020 तक उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाए। हमने वो बात फिर लगभग मान ली थी। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कमेटी को 6 माह का और विस्तार दे दिया है। अब इस आयोग को अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी 2000 जो है कि ध्यान दीजिएगा 31 जनवरी 2021 तक क्या करना है, सौंपना है। अब 31 जनवरी 2021 तक सौंपना है, अर्थात वर्ष 2017 में जो कमेटी गठित हुई थी उसको 3 साल लगभग का समय मिल रहा है और इन 3 सालों में जो उसको काम दिए गए हैं उसको करने हैं। अब हो क्या रहा था, कमेटी का समय इसलिए बार बार बढ़ाया जा रहा है कि अभी इसको जो है इस कमेटी को जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण क्या हो रहा था, ऑफिस क्लोज है, जब जो यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ, इसके
जिसकी वजह से ये पूरा कार्य जो है कि अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ जो कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समान अवसर को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि जो भी हम आधार बनाते हैं उनका ग्राउंड फीडबैक लिया जाए। अर्थात मान लीजिए जो सरकार के पास आंकड़े हैं उन आंकड़ों की क्या रियलिटी है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो आयोग है वो क्या करे, फील्ड वर्क में जाकर काम करे, लोगों के खुद के भी डेटा कलेक्ट करे। तो कई चीज़ों थी जो इसमें रुकावट आ रही थी अभी रिपोर्ट प्रेजेंट करने में। तो अभी क्या हुआ है, इस रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया गया है, अर्थात समय दिया गया है कि आप अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझिए कि यह जो आयोग है, इस आयोग को मंडल आयोग के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयोग बताया जा रहा है। कारण यह है कि जो आरक्षण का इशू है, आपने अभी कुछ समय पहले ही देखा, यह बहुत तेजी से मांग उठी कि आरक्षण को हटा देना चाहिए। उसी के बाद ओबीसी और एससी और एसटी समुदाय ने कहा कि नहीं, बिल्कुल हटाया नहीं जाना चाहिए बल्कि बढ़ाया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य कहना यह है कि नहीं, जो आरक्षण का लाभ मिलता है वो अभी लाभ मिल नहीं पाए। फिर हमने ईडब्ल्यूएस को इसी में शामिल किया। तो कई प्रकार की चुनौतियां हैं, उन सभी चुनौतियों का समाधान इसके द्वारा किया जाना है। और भविष्य में ये जो आरक्षण का इशू है, आखिर आरक्षण कब तक दिया जाए, किस तरह से दिया जाए, कैसे से उसको फिल्टर किया जाए, रीचेक किया जाए, कैसे उसमें सुधार किया जाए, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इस वजह से रिपोर्ट देने में क्या हो लग रहा है, समय लग रहा है। अब इस आयोग के साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए। विवाद यह है कि यह जो आयोग है अपनी रिपोर्ट का आधार वर्ष 2011 की जनगणना को बना रहा है। अब 2011 की सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक जनगणना के आधार पर, अर्थात जो इनके पास जो नौकरियों का, जो शैक्षिक संस्थाओं का जो डेटा है उसका यह प्रयोग करेंगे। लेकिन यह आयोग ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि इन्होंने अपना भी कोई सर्वेक्षण किया है, जबकि लोग कह रहे हैं कि जब आपके पास पर्याप्त समय है तो आप जो वर्ष 2000 की जनगणना है उसकी ग्राउंड रियलिटी, चूंकि अब लगभग 9 वर्ष बीत चुके हैं, तो आप फील्ड में जाकर चेक करके देखिए कि क्या आखिर उसमें परिवर्तन आया। इसी के साथ साथ जो अभी तक की जो जातीय आधारित जनगणना वर्ष 2011 की हुई थी उसके अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं किए गए। जब अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं किए गए हैं तो आप किस आधार पर इसको जो है कि आप सब क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे आप ओबीसी के अधिकारों में बढ़ोतरी या कमी करेंगे, यह आयोग के द्वारा स्पष्ट नहीं किया है। तो कई ऐसे समूह हैं जिनका कहना है कि जब क्लासिफिकेशन किया ही जा रहा है तो उसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाना चाहिए और सभी वर्गों का कहां पर कितनी हिस्सेदारी है पहले देश की जनता के सामने इसको रखा जाना चाहिए। और जब देश की जनता के सामने सभी चीजें आ जाएंगी तो ही क्या किया जाएगा, इस आयोग को स्वीकार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह रिपोर्ट, यह आयोग जो कुछ भी देगा उसमें भी एक विवाद उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण यह है कि आप खुद पता है कि जैसे चाहे हरियाणा ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जाट का इशू आपने सुना होगा, पाटीदार का इशू सुना होगा, तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत उलझी हुई। तो आयोग के पास जिम्मेदारियां क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। अर्थात आयोग के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो कितना व्यवस्थित, कितना बड़ा जो है कि डेटाबेस के आधार पर अपनी कंक्लूजन निकालता है। हालांकि जो जी रोहिणी जो कि चूंकि खुद जो है कि जज हैं और उसके साथ जो इसमें लोग शामिल किए गए हैं वो जो है कि सुलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी अब रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि आखिर ये इसको जो जिम्मेदारी दी गई थी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, उसमें क्या विवाद जो उठाए जा रहे हैं वो सही है या फिर जो है कि आयोग की कार्यप्रणाली। आइए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक, गेहूं की राष्ट्रीय खरीद के संदर्भ। गेहूं जिसको वीट के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है ट्रिटिकम एवेस्टियम। अब यह एक विश्वव्यापी फसल है, आपको पता है विश्व के कुल कृषि योग्य फसल के लगभग 6ठे भाग पर, अर्थात जो भी पूरे वर्ल्ड में जो कृषि योग्य भूमि है उसके 6ठे भाग पर क्या की जाती है, इसकी खेती की जाती है और विश्व के लगभग 20% जनसंख्या का क्या है, मुख्य आहार है। और यह जो मुख्य आहार है वह 2 रूपों में पूरा होता है। गेहूं की जो प्रजाति है चूंकि विश्वव्यापी है तो इसको शीतकालीन और बसंतकालीन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। शीतकालीन जो गेहूं है वहां उत्पन्न किया जाता है जहां पे ठंडा है। जैसे आपको पता होगा गेहूं की विश्व की सबसे बड़ी मंडी कहां पे, वह है कनाडा का विनिपेग में। और विनिपेग की लोकेशन देखिए, आप ठंडा क्षेत्र है। आप कहेंगे हमारे यहाँ तो फिर लद्दाख में तो होता है, लद्दाख में क्या है, वहां पे बर्फ ज्यादा है, वहां पे इतनी बर्फ नहीं है, तो थोड़ा सा देखिएगा। तो कुल मिलाकर क्या है, जो ठंडे क्षेत्र है वहां पर भी गेहूं क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। चाहे आप संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी भाग ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए,
रूस ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, शीतकालीन गेहूं उपजाया जाता है। वहीं जो बसंतकालीन गेहूं है वह एशिया और यूएसए के दक्षिणी भागों में अर्थात जो मैक्सिको की खाड़ी है उसके पास वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर, और साथ ही साथ एशिया में, अफ्रीका में भी कुछ मात्रा में बसंतकालीन गेहूं उपजाए जाते हैं। भारत में भी गेहूं क्या है, खाद्यान्न में चावल के बाद दूसरा प्रमुख स्थान रखता है, और भारत गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद सेकेंड पोजीशन रखता है। इस फसल के लिए जो है कि 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। हालांकि कई जगह आपको यह 50 से 75 सेंटीमीटर भी दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आप 100 सेंटीमीटर मान सकते हैं। और इसको जब ये फसल पकती है तो प्रारंभ में इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और बाद में क्या चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अर्थात जब गर्मी समय प्रारंभ होता है तभी तो क्या होता है, गेहूं की फसल कटाई होती है। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अब इन राज्यों ने जो भी ये राज्य उत्पादित करते हैं, इन्हीं राज्यों के उत्पादन किए हुए गेहूं का कुछ भाग जो है कि पीडीएस, मिड डे मील और अन्य योजनाओं के लिए सरकार खरीदती है, अर्थात केंद्र सरकार खरीदती है। और केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदारी किसको देती है, सामान्यतः वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। तो आपने देखा होगा हर जिलों में जो है कि लगभग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एफसीआई के गोदाम होते हैं। इन गोदामों में क्या किया जाता है, बड़ी मात्रा में फसलें खरीद कर रखी जाती हैं, स्टॉक बनाया जाता है, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। पीडीएस जैसी आवश्यक जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित किया जा सके। तो कुल मिलाकर जो ये केंद्र सरकार राज्यों से खरीद करती है, तो राज्यों का जो गेहूं केंद्र सरकार के द्वारा खरीदा जाता है, इसको बोला जाता है राज्यों का वीट कंट्रीब्यूशन, अर्थात गेहूं का जो है कि मात्रा में सहयोग। अब गेहूं का जो कंट्रीब्यूशन है किसको, केंद्र सरकार का। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आसान शब्दों में मैं समझाता हूँ। 5 राज्य हैं गेहूं उत्पादन करने वाले, और 5 राज्यों ने उत्पादन किया। अब जो है कि केंद्र सरकार कहती है कि हम एमएसपी पे क्या करना चाहते हैं, गेहूं खरीदना चाहते हैं। तो मान लीजिए एक राज्य है ए, उसने 20% अपना पूरा जो फसल हुआ था उसका 20% बेच दिया, किसी ने 10% बेच दिया। तो जो राज्य ज़्यादा बेचेगा उसका कंट्रीब्यूशन, वीट कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो होता क्या है कि जो भी राज्य होते हैं, जो प्रमुख उत्पादक राज्य होते हैं, उनसे बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार क्या करती है, खरीदती है। अभी हाल में सूचना ये आई है कि मध्य प्रदेश में गेहूं के कंट्रीब्यूशन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। अर्थात केंद्र सरकार द्वारा जो गेहूं खरीदा गया है, इसमें जो डेटा है 16 जून तक का है, तो केंद्र सरकार ने जो गेहूं खरीदा है उसमें पंजाब से ज़्यादा गेहूं मध्य प्रदेश से खरीदा गया है। अर्थात मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में जो है कि गेहूं बेचा गया, और अभी तक पहला स्थान किसका था, पंजाब का था। अब हुआ क्या है कि वर्ष 2007-8 में, जो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ वर्ष 2007-8 में 41 लाख हेक्टेयर में जो है कि होता था गेहूं की फसल, वह 2018-19 में बढ़कर 77.22 लाख हेक्टेयर हो गया। और वर्ष 2019-20 में तो एक ही वर्ष में आप देखिए कितना 25 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हो गई। और इस तरह यह जो गेहूं का जो क्षेत्रफल है वह मध्य प्रदेश में बढ़कर 102 लाख हेक्टेयर हो गया। समझिए चीज़ों को, 2007-8 में सिर्फ 41 लाख हेक्टेयर था, लेकिन 2019-20 में ये बढ़कर कितना हो गया, 102 लाख हेक्टेयर हो गया। जब क्षेत्रफल बढ़ा है तो क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। और इसी के कारण क्या हुआ है कि जब उत्पादन ज़्यादा मध्य प्रदेश के पास हुआ है तो मध्य प्रदेश ने अपना ज़्यादा गेहूं इस बार केंद्र सरकार को बेचा है। अब देखिए पंजाब और मध्य प्रदेश में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पंजाब की चीज़ समझिए कि पंजाब में जहां पर उत्पादन कई वर्षों से सिर्फ और सिर्फ 35 लाख हेक्टेयर सीमित रहा, और इस वर्ष भी देखेंगे तो लगभग 35 से 36 लाख हेक्टेयर ही है। वहीं एमपी में कितना उत्पादित हुआ है, 102 लाख हेक्टेयर में। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आपको लगभग 3 गुने का अंतर दिखाई देगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो पूरा जो योगदान रहा है, अभी पंजाब का जो हिस्सा, पंजाब ने जो केंद्र सरकार को बेचा है गेहूं, टोटल गेहूं का लगभग 33.27% बेचा है। वहीं मध्य प्रदेश का हिस्सा बस इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 33.83% ज़्यादा है। अर्थात देखिए हैं दोनों 33%, लेकिन बस यह जो मध्य प्रदेश है 34% के ज़्यादा करीब आ गया। तो अब आप चीज़ समझिए कि वह यह है कि मध्य प्रदेश में कितना उत्पादन होता था, लगभग 102 लाख हेक्टेयर में उत्पादन
होता है तब यह इतना बेच पाए हैं। वहीं एमपी के सिर्फ 35 से 36 लाख हेक्टेयर में जो है कि इसका उत्पादन, तब उन्होंने इतना बेचा है। तो कुल मिलाकर पंजाब के लोग गेहूं क्या कर रहे हैं, ज़्यादा बेच रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे परसेंटेज में किसने सबसे ज़्यादा बेचा है तो एमपी के लोगों। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर एमपी में लगभग पंजाब से 3 गुने अधिक क्षेत्र पर क्या हो रहा है, गेहूं की फसल उत्पादित की जा रही है। और इससे यह आंकड़ा सामने आया है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है कि पंजाब में मध्य प्रदेश की तुलना में 52% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 52%। साथ ही साथ क्या हुआ है कि एमपी में ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, गेहूं बेचा है, और पंजाब में क्या किया है, कम लोगों ने। तो इस तरह से जो आंकड़े हैं वह इससे यह पता चलता है कि एमपी और पंजाब दोनों पास पास में ही हैं, लेकिन फिर भी इस बार क्या है, जो योगदान है वह किसका, एमपी का ज़्यादा। तो यह जो आपको फैक्ट है ये कई बार कंफ्यूज कर सकता है पंजाब और जो है कि एमपी में लेकर, इसलिए मैंने ये इसको आपको समझा दिया। यह जो पूरा वर्ष 2019-20 में अगर हम देखें कितने क्षेत्र पर इसको उत्पादित किया गया है तो यह हुआ है 330 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसका उत्पादन किया गया है। और 330 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जब हमने इसको उत्पादन किया है तो इस बार गेहूं की फसल जो है कि आपको ज़्यादा देखने को मिली। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश और पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में क्या है, अंतर है लगभग कितना, 52% का। तो अगर आप पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन वर्ष 2019-20 में देखें तो यहाँ पर रहा है 50.08 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। वहीं जो मध्य प्रदेश में रहा है वो 32.98 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहा। अर्थात मध्य प्रदेश में क्या है, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 32.98 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि पंजाब से क्या है, काफ़ी कम है। लेकिन चूंकि पंजाब के अधिक क्षेत्र में इसको उत्पादित किया गया, इसके कारण इसका ओवरऑल परसेंटेज केंद्र के कंट्रीब्यूशन में क्या हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। MCQ के वीडियो को आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा।